नमस्कार, आप देख रहे हैं दे टीवी और मैं हूं आपके साथ ममता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एलएसी पर एक बार फिर सामने आए भारत और चीन। सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन, तो भारत की रणनीति पर चीन पड़ा नर्म। भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत से निपटाने पर दिया जोर। राजस्थान, हरियाणा और यूपी में आतंक मचा रही हैं टिड्डियां। राज्यों ने संकट से निपटने की तैयारियां कर ली शुरू। अधिकारियों और किसानों को किया अलर्ट। ये समस्या कोरोना वायरस के बाद बनी दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय। WHO द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल पर लगाई रोक पर ICMR का जवाब। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कोई प्रमुख दुष्प्रभाव सामने नहीं, कर सकते हैं कोविड-19 के लिए इस्तेमाल। चार धाम परियोजना, सभी मौसम में चार धाम पहुंचना जल्द होगा आसान। चंबा में बनाई गई 440 मीटर लंबी सुरंग का हुआ उद्घाटन। इस सुरंग से चार धाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धारसू और गंगोत्री मार्ग के यात्रियों के समय में काफी होगी बचत। उत्तराखंड में जलते जंगलों की फेक तस्वीरों से धधक रहा सोशल मीडिया। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ट्वीट कर फॉरेस्ट फायर की तस्वीरों को बताया गलत। फोटोज और वीडियो को पुरानी और विदेशी बताया। उत्तराखंड ने दुर्बल पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उठाया कदम। अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली जारी की एक रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जारी करने वाला बना पहला राज्य। और इसरो ने हासिल की एक और कामयाबी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को चांद जैसी मिट्टी बनाने का मिला पेटेंट। और अब खबरें विस्तार से। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में तनाव जारी है। तनाव का आलम यह है कि लद्दाख में LAC पर चीन और भारत की सेना एक बार फिर से आमने सामने है। जहां चीन ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, जिसको लेकर भारत ने भी अब अपनी कमर कस ली है। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है और शायद यही एक कारण है कि चीन के तेवर अब नर्म पड़ते दिख रहे हैं। भारत और चीनी सैनिकों में तनाव बढ़ने के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सुरक्षा चक्र के टॉप 5 से बातचीत की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक हुई। मीटिंग का एजेंडा वैसे तो मिलिट्री रिफॉर्म्स और भारत की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर था, मगर चीन की लद्दाख में हरकत ने मीटिंग का रुख मोड़ दिया। अधिकारियों ने पीएम मोदी को लद्दाख के ताज़ा हालात से रूबरू कराया। ये तय हुआ कि बॉर्डर पर जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो नहीं रुकेंगे। बताते चलें कि चीन ने निर्माण रोकने की शर्त रखी है, जिसे भारत मानने को तैयार नहीं। भारत ने चीन से साफ कहा है कि वो बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें। भारतीय सेना के कमांडरों की बैठक हुई शुरू। इस बीच सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन बुधवार यानी 27 मई को नई दिल्ली में शुरू हो गया, जहां सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के संबंध में गहन चर्चा की जाएगी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ तनाव से पहले इस सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। आपको बता दें, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बल के शीर्ष कमांडर बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में लद्दाख में चीन के कारण उपजे हालात सहित सभी सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के लिए होता है, जिसमें शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। यह अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित था, मगर कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गया था। इसे अब 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का पहला चरण बीते बुधवार यानी 27 मई को शुरू हुआ और 29 मई 2020 तक जारी रहेगा। इसके बाद दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व मौजूदा उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार मंथन करेगा और भारतीय सेना के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा। इसमें सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कॉलेजिएट प्रणाली के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। आपको बता दें, साउथ ब्लॉक में शुरू पहले चरण के सम्मेलन के दौरान
परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जिसमें रसद और मानव संसाधन से संबंधित अध्ययन शामिल हैं, पर चर्चा की जाएगी। इसमें चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ उभरती स्थिति भी शामिल है। इसी बीच भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के बीच बुधवार को चीन का रुख नरम पड़ गया। बताते चले कि मंगलवार को किसी देश का नाम लिए बिना राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयारी का निर्देश दिया था। वहीं बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति को स्थिर और नियंत्रण में बताया। उसके बाद भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत से निपटाने पर जोर दिया। भारतीय सेना ने लद्दाख में बॉर्डर से सटे कई सेक्टर्स में प्रेजेंस बढ़ा दी है ताकि चीन कोई उल्टी हरकत न कर सके। चीन ने एलएसी पर बड़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन शुरू किया है और टेंट वगैरह गाड़ दिए थे। भारत ने भी पैंगोंग झील और गालवा घाटी में चीन को उसी तरह जवाब दिया है। दौलत बेग ओल्डी में सेना की 81 और 114वीं ब्रिगेड तैनात है। भारत ने सैनिकों, क्षमता और संसाधनों के मामले में चीन के खिलाफ डटकर खड़े होने का फैसला लिया है। बता दें कि लद्दाख सेक्टर में चीन ने अपनी ओर से करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया है। हालांकि भारत ने भी सीमा पर सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। एक नजर डालते हैं उन वजहों पर जिनसे चीन भारत से इतना चिढ़ा हुआ है। भारत एलएसी की ऊंचाई वाले विवादित क्षेत्रों में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के तनाव बढ़ाने वाली हरकतों के पीछे भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आक्रामक होना है। 255 किलोमीटर लंबे दारबुक्श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड पर 37 पुलों का निर्माण हुआ है। भारत ने सीमाई इलाकों में एयरफोर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चरों को और मजबूत करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के बढ़ते कद को देखकर चीन घबरा गया है। वहीं डोकलाम विवाद भी रहा कारण। दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। आपको बता दें, चीन चोरी चुपके धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रहा है। वहीं डोकलाम विवाद की बात करें, डोकलाम विवाद 18 जून 2017 में हुआ था, जब करीब 270 से 300 भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला कर चीन के सड़क निर्माण को रोक लिया। चीनी सेना के साथ 73 दिनों तक ये गतिरोध जारी रहा था और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के मंसूबे पर पानी फेरा था। जहां भारत एक और कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं इस दौरान न जाने कितनी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा, चाहे वो चक्रवात हो या चाहे वो भूकंप के झटके। और इसी बीच एक और बिन बुलाई मेहमान के तौर पर संकट आन पड़ा है और ये है टिड्डियों का संकट। जी हां, इस वक्त भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिन पर टिड्डियों का हमला हो रहा है, जो किसान के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते देश में घुसे टिड्डी दल ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। देश के 9 राज्यों में टिड्डियों का खतरा बढ़ रहा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। राज्यों ने संकट से निपटने की तैयारियां शुरू कर ली हैं, साथ ही अधिकारियों और किसानों को अलर्ट कर दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर टी महापात्र का कहना है कि इन टिड्डी दलों के प्रकोप का कोई असर रबी सीजन की गेहूं, दलहन और तिलहन वाली फसलों पर नहीं हुआ है। डॉक्टर महापात्र ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान मानसून के आने से उनका प्रजनन बहुत बढ़ जाएगा, जो खरीफ की फसलों के लिए बड़ा खतरा है। मानसून से पहले इन्हें खत्म करना जरूरी होगा। इस समय इस क्षेत्र में 700 से अधिक ट्रैक्टरों को कीटनाशकों के छिड़काव के लिए लगा दिया गया है। अब तक इन टिड्डी दलों ने 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेतों पर हमला किया है। इसीलिए तेजी से आगे बढ़ रही है टिड्डियां। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो टिड्डी दलों के भारतीय सीमा में प्रवेश से पहले ही रबी सीजन की फसलों की कटाई लगभग पूरी हो चुकी थी, लिहाजा कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजस्थान और गुजरात में टिड्डी दलों को कुछ हरी वनस्पतियां नहीं मिलने की दशा में उनका दल तेजी से आगे बढ़ा है। तेज हवाओं से उनके उड़ने की रफ्तार बढ़ जाती है। यही कारण है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों तक ये सब दिखने लगे हैं।
केंद्रीय व राज्य एजेंसियां इस दिशा में कारगर तरीके से काम कर रही हैं। वहीं लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी राज्यों में सक्रिय टिड्डी दलों का सफाया जल्दी ही कर लिया जाएगा। आपको बता दें, टिड्डियों के एक बड़े दल ने अप्रैल में पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया और ये तब से फसलों को चट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 26 सालों में भारत पर ये टिड्डी दल का सबसे खतरनाक हमला है। ये टिड्डी दल अफ्रीका के सींग से फैलकर यमन तक गया, फिर ईरान और पाकिस्तान में कई हेक्टेयर में फैले कपास के खेतों पर हमला करने के बाद इन्होंने भारत को निशाना बनाया। एक अकेला दल 1 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हो सकता है। 8 से 15 करोड़ के करीब टिड्डियां 35,000 से ज्यादा लोगों के लिए पर्याप्त फसल को तबाह कर सकती हैं। पिछले 1 साल में टिड्डियों से प्रभावित ज्यादातर खेतों में 1/3 से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है। ये गर्मियों की फसल खाने के लिए अक्सर जून के आसपास भारत आते हैं, लेकिन इस साल ये अप्रैल में आ गए। इसने कई राज्यों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डाल दिया है और टिड्डी दल के हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं। कीटनाशकों से भरे ट्रकों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है, लेकिन इन कीटों को केवल रात में ही नष्ट किया जा सकता है जब वो पेड़ों पर आराम करते हैं। आपको बता दें, इस समस्या से लड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये तेज गर्मियों से लेकर सर्दियों तक टिड्डियां प्रजनन कर सकती हैं। इन्होंने अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया तक पूरी दुनिया की यात्रा की है। जून 2019 में टिड्डियां ईरान से पाकिस्तान पहुंची थी। हालांकि टिड्डी दल के हमले कम होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और टिड्डियां ठहरी और फैल गईं। एक्सपर्ट्स के अनुसार टिड्डी हमले या टिड्डी दलों की बहुतायत के पीछे ग्लोबल वार्मिंग है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार की माने तो टिड्डी का ये विकराल रूप ग्लोबल वार्मिंग की ही देन है। इस समस्या को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है और इस पर कोरोना वायरस की तरह ही ध्यान देने की आवश्यकता है। टिड्डी की उम्र महज 90 दिन होती है। एक टिड्डी एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खाती है और हवा में 5000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। राजस्थान में बड़े बड़े टिड्डी दल या झुंड दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार एक दल 740 वर्ग किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। इनसे दुनिया के करीब 60 देश प्रभावित हैं। कोविड-19 महामारी के इलाज के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने WHO के सुझावों को ठुकरा दिया है। कोरोना वायरस फैलाने को लेकर WHO की लापरवाही को लेकर काफी किरकिरी हुई थी, जिस पर भारत शांत था। लेकिन इस बार WHO के नए सुझावों पर भारत ने इनकार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवा के इस्तेमाल को लेकर WHO ने शंका जताई है। साथ ही कहा है कि ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बार भारत ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि भारत में हुए अध्ययनों में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कोई प्रमुख दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है और इसका प्रयोग कोविड-19 के एहतियाती इलाज के सख्त चिकित्सा पर्यवेक्षण में जारी रखा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये विरोध और बढ़ सकता है। मामले से जुड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि पिछले 5 महीनों से WHO के दिशा निर्देश कई मामलों में गलत साबित हुए हैं। इसी वजह से अब भारत ने किसी भी अन्य संगठन की सलाह या निर्देश पर काम करने की बजाय खुद इलाज का रास्ता ढूंढने का फैसला किया है। भारत सरकार अब कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी जांच और शोध पर ही भरोसा करना चाहती है। फिलहाल मंत्रालय ने सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मामले में ही WHO की सिफारिश मानने से इनकार किया है, लेकिन आने वाले समय में WHO के साथ कई मामलों में मतभेद होने की आशंकाएं लग रही हैं। वहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के देश में कोविड-19 के संबंध में अब तक ट्रायल से किसी बड़े साइड इफेक्ट की पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार रात को वैश्विक स्वास्थ्य संस्था को ईमेल भेजा। सूत्रों ने बताया, WHO ने कहा कि जांच स्थगित करने से पहले शायद सभी रिपोर्टों पर विचार नहीं किया गया। उन दूसरी दवाइयों के ट्रायल को लेकर भी यही सच्चाई हो सकती है, जिन पर अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं।
ध्यान रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात पर पाबंदी हटाने की मांग की थी। इसी हफ्ते उन्होंने बताया कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिंक के साथ मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ले रहे हैं। आपको बता दें, भारत ने कई देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को मंजूरी दी है। वहीं चार धाम परियोजना के अंतर्गत चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, ये उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 26 मई 2020 को किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इस सुरंग से यात्रियों के समय की बचत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 26 मई 2020 को चार धाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा में बनाई गई 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग से चार धाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धारसू और गंगोत्री मार्ग के यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। वहीं इसे महामारी के दौरान राष्ट्र निर्माण की दशा में एक असाधारण उपलब्धि करार दिया। इस परियोजना से चंबा के भीड़भाड़ से राहत मिलेगी और एक क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि यह परियोजना निर्धारित समय से 3 महीने पहले अक्टूबर में पूरी होगी। चारधाम परियोजना के तहत लगभग 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है। गंगोत्री और बद्रीनाथ से लगे 250 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। आपको बता दें, चंबा सुरंग के निर्माण में नवीनतम ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि निर्धारित तिथि से 3 महीने पहले अक्टूबर 2020 में सुरंग से यातायात शुरू हो जाएगा। वहीं सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि बीआरओ ने सुरंग के उत्तरी छोर पर काम जनवरी 2019 में शुरू किया, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और क्षतिपूर्ति मुद्दों के कारण दक्षिण छोर पर अक्टूबर 2019 के बाद ही काम शुरू हो सका। आपको बता दें, बीआरओ लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना के तहत गंगोत्री और बद्रीनाथ के पवित्र मंदिरों की ओर जाने वाले 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। एक नजर डालते हैं क्या है चारधाम परियोजना। चारधाम महामार्ग या ऑल वेदर एक्सप्रेसवे उत्तराखंड राज्य में एक प्रस्तावित एक हाईवे परियोजना है। इसके अंतर्गत राज्य में स्थित चार धाम तीर्थ स्थलों को एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। परियोजना के तहत कम से कम 10 से 15 मीटर चौड़े 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। हाल ही में सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के कुछ फायर फॉरेस्ट को लेकर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, ये सारी तस्वीरें फेक है। इस बात की पुष्टि उत्तराखंड वन विभाग द्वारा की गई है, जहां ये कहा गया है कि ये पुरानी तस्वीरें हैं या फिर विदेशी तस्वीरें हैं। पहाड़ी राज्यों में हर साल गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन गई है। जहां उत्तराखंड के जंगलों में भी आग की घटना सामने आई है, लेकिन उससे उलट जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक 2019 में 25 मई तक 1590 हेक्टेयर जंगल में आग लगी थी। वहीं 2020 में 25 मई तक केवल 71.46 हेक्टेयर वन भूमि ही आग की चपेट में आई है। गढ़वाल और कुमाऊं के संरक्षित क्षेत्रों में 26 मई तक कुल 37 घटनाएं सामने आई हैं। इसमें गढ़वाल मंडल में 12, कुमाऊं मंडल में 15 और वन्यजीवी क्षेत्र की 10 घटनाएं हैं। आपको बता दें, अभी तक जंगल की आग का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। सिविल क्षेत्र में 25 मामले सामने आए हैं। वहीं फायर फॉरेस्ट या वन अग्नि से करीब 81 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और 2.18 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। पहाड़ी राज्यों में हर साल गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन गई है। जहां उत्तराखंड में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। वन अधिकारियों के अनुसार इसमें से 15 से 20% चीड़ के जंगलों वाला इलाका है। इन्हीं जंगलों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। एक तो तेज गर्मी, जिस पर चीड़ की पत्तियां इस आग में घी का काम करती हैं।
ये पत्तियां, जिन्हें पाइन नीडल भी कहा जाता है, मार्च से गिरना शुरू होती हैं और करीब 15 लाख मीट्रिक टन बायोमास बनकर पूरे जंगल में बिछ जाती हैं। इन चीड़ की पत्तियों को पहाड़ी भाषा में इन्हें पिरूल कहते हैं। सूखे हुए चीड़ के पत्तों में आग जल्दी लगती है और तेजी से फैलती है। चीड़ के पेड़ में 20 से 25 सेमी लंबे नुकीले पत्ते होते हैं। इसके दो नुकसान हैं। एक तो ये पत्तियां जहां भी गिरती है वहां कोई अन्य पेड़ पौधा नहीं उग पाता। दूसरा, इन पत्तियों में रेजिन होता है, जिसके चलते ये बेहद ज्वलनशील होती हैं और हल्की चिंगारी मिलने पर भी भभक कर जलने लगती हैं। हवा के साथ ये आग अनियंत्रित फैलती है और देखते ही देखते पूरे जंगल को चपेट में ले आती है। आइए अब एक नजर डालते हैं हर साल लगने वाली वन अग्नि को रोकने के लिए वन विभाग क्या कर रहा है। उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश स्तर पर इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल फरवरी महीने में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी गांव-गांव में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों की मदद से लोगों को वन अग्नि से बचने के बारे में बताते हैं। हर साल प्री फायर प्लानिंग होती है। इसके अलावा हर साल गर्मी शुरू होने से पहले प्री फायर प्लानिंग भी विभाग करता है, जिसके तहत फायर लाइन सही की जाती है। फायर लाइन यानी जंगलों में ऐसे बफर इलाके बनाना जो आग के फैलते क्रम को तोड़ सके। ऐसे में आग अगर लगती भी है तो फायर लाइन से आगे नहीं बढ़ पाती। अधिकारी बताते हैं कि वन विभाग हर साल महिला मंगल दल और वन पंचायतों के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। प्रदेश के रुद्रप्रयाग जिले में इस समस्या के समाधान का एक मॉडल तैयार हुआ है। यहाँ कोटमल्ला नाम का एक गांव है, जहां के रहने वाले जगत सिंह ने वन अग्नि से छुटकारा पाने का कारगर समाधान निकाला है। जगत सिंह ने अपने गांव के पास मिश्रित वन तैयार किया है। इसमें हर तरह के पेड़ होने के चलते मिट्टी में नमी कहीं ज्यादा होती है और चीड़ का मोनोकल्चर को नुकसान करता है, उससे निजात मिल जाती है। वर्ष 2016 की बात करें तो उस वक्त पूरे उत्तराखंड में 2069 से अधिक स्थानों पर वन अग्नि की घटनाएं पाई गई। अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों को बुरी तरह से प्रभावित घोषित किया गया। वर्ष 2016 से 5 महीने की आग के 2069 घटनाओं ने 4,424 हेक्टेयर हरित वन क्षेत्र को अभिशप्त कर दिया। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का होना बेहद जरूरी है। अगर किसी कारणवश पेड़ पौधे खतरे में आ जाते हैं तो इससे किसी भी जीवित प्राणी पर खतरा मंडरा सकता है और शायद इसी को लेकर उत्तराखंड ने इस बार एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने अपने संरक्षण के प्रयासों को बताया है, उजागर किया है। और आपको बता दें, उत्तराखंड इस ऐसी रिपोर्ट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड ने 1100 से अधिक दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को जारी करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में कोरोना वायरस का संभावित इलाज खोजने के लिए वैज्ञानिकों के शोध का हिस्सा बनी अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ और चित्रक जैसी जड़ी बूटियों को इस संरक्षण में शामिल किया गया है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा किया जा रहा है। लगभग 1145 पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किया गया है, जिनमें से 46 प्रजातियां उत्तराखंड के लिए स्थानिक हैं और 68 प्रजातियां दुर्लभ, लुप्तप्राय या खतरे में हैं। ये सभी प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय संघ या राज्य जैव विविधता बोर्ड की लाल सूची यानी रेड लिस्ट के तहत आते हैं। स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं। ब्रह्मकमल एक लुप्तप्राय पौधा जिसका नाम हिंदू भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है और पौराणिक संजीवनी जड़ी बूटी है, जिसे इस कार्यक्रम के तहत संरक्षित फूलों में शामिल किया गया है। ब्रह्मकमल हिमालय क्षेत्र में चीन की सीमा से 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। आपको बता दें, ये उत्तराखंड का राज्य फूल है और एक बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। इसमें जबरदस्त औषधीय गुण होने के साथ साथ इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। वहीं संजीवनी एक और दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसका रामायण में उल्लेख भी मिलता है। इसी प्रकार थुनेर जो एक पेड़ है
और हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। चूंकि इनसे टेक्सोल निकाला जाता है, इसलिए ये विलुप्त होने के कगार पर है। टेक्सोल एक पदार्थ है जिसका उपयोग स्तन कैंसर के इलाज में किया जाता है। वहीं एक और जड़ी बूटी भोजपात्र एक पवित्र और प्राचीन वृक्ष है। इसी की छाल पर शास्त्र लिखे गए थे। ये इस तरह के पेड़ की आखिरी प्रजाति है जिसे उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संरक्षण किया जाता है। आपको बता दें, भोजपात्र लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। संरक्षण कार्यक्रम में पौधों के सभी वर्ग शामिल हैं। पेड़, झाड़ी, जड़ी बूटी, बांस, वाइल्ड क्लाइंबर्स, फर्न, ऑर्किड, घास, बेंत, अल्पाइन, फूल, ताड़, साइकाड, कैक्टस, रसीला जलीय प्रजातियां, कीटभक्षी पौधे और यहाँ तक कि निचले पौधों जैसे कई पौधे शामिल हैं, जैसे लीचेन और शैवाल, जिन्हें पहली बार रिपोर्ट में वर्गीकृत और संरक्षित किया गया है। इन संरक्षित प्रजातियों पर तैयार 196 पृष्ठों की रिपोर्ट में 9 मापदंडों पर प्रत्येक पौधे की विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे शोध प्रतिष्ठान में परिवार का नाम, वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम, स्थानिकवाद, संरक्षण की स्थिति, संख्या और स्थान, उपयोग और थंबनेल आकार की तस्वीर। आपको बता दें, लगभग 386 संरक्षित प्रजातियों के पास औषधीय गुण है। चंदन, रक्ता चंदन, रीठा, व्रजदंती, जटामासी, धूप, बद्री तुलसी, सीता अशोक, मिथविश, सर्पसंद, ब्राह्मी, सालम पंजा, ऑर्किड, कालमेघ और बुरहान, ये सभी संरक्षित प्रसिद्ध और लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों में से एक है, जिनके बारे में इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि प्लांट ब्लाइंडनेस को समाप्त किया जा सके। आपको बता दें, 1998 में अमेरिकी वनस्पति शास्त्री एलिजाबेथ शास्लर और जेम्स वॉन्टरसी द्वारा ये शब्द निकाला गया। इस शब्द का अर्थ है अपने आसपास के वातावरण में मौजूद पेड़ पौधों को देखने या नोटिस करने में असमर्थता। शायद प्लांट ब्लाइंडनेस ही वो कारण है जो ज्यादातर संरक्षण प्रयासों के बावजूद पेड़ पौधों के संरक्षण की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, ये जानने के बावजूद भी कि ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। और वहीं इसरो को एक और कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें, इसरो को चांद जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट मिल गया है। 18 मई को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इसरो को चांद जैसी मिट्टी बनाने का पेटेंट दिया है। इसरो ने पेटेंट के लिए 15 मई 2014 को आवेदन किया था। आपको बता दें, पेटेंट आवेदन करने की तारीख से 20 साल तक के लिए मान्य रहेगा। इन वैज्ञानिकों ने खोजी थी तकनीक। चंद्रमा जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक खोजने में इसरो के शोधकर्ता आई वेणुगोपाल, S.A. कन्नन, श्यामराव वी चंद्रबाबू की बड़ी भूमिका थी। शोध टीम में तमिलनाडु की पेरियर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से S. अरिवजगन, C.R. परमशिवम और M. चिन्नामुथु, तिरुचिरापल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुथु कुमारन शामिल थे। इसरो के युवा सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर रह चुके M. अन्नादुराई ने न्यूज एजेंसी को बताया कि चांद और पृथ्वी की सतह बिल्कुल अलग है, इसीलिए उन्हें लैंडर और रोवर की टेस्टिंग के लिए आर्टिफिशियल मिट्टी बनानी पड़ी जो बिल्कुल चांद की सतह जैसी दिखती हो। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका से चांद की मिट्टी जैसे पदार्थ खरीदना बहुत महंगा सौदा साबित होता और इसरो को करीब 70 टन मिट्टी की जरूरत थी, इसीलिए एक स्थायी समाधान निकालना जरूरी था। तमिलनाडु के सालेम की मिट्टी का इस्तेमाल किया। अन्नादुराई ने बताया कि तमिलनाडु के सालेम में एनोथ्रोसाइट नाम की चट्टानें हैं जो चांद पर मौजूद चट्टानों से मेल खाती हैं। वैज्ञानिकों ने पहले उन चट्टानों को पीसा, फिर उसे बेंगलुरु लेकर आए। यहाँ पर इसे चांद की सतह के लिहाज से बदला गया और फिर टेस्टिंग साइट तैयार की गई। ये मिट्टी चांद की सतह से बिल्कुल मिलती है और अपोलो 16 के जरिए चांद से लाए गए सैंपलों से भी मेल खाती है। आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह 2 तरह की है। पहली को हाईलैंड कहते हैं। इसकी जैसी मिट्टी इसरो ने तैयार की थी।
चंद्रमा का 83% भाग हाईलैंड का ही है। आपको बता दें, इस सतह में एल्यूमिनियम और कैल्शियम ज्यादा होता है। दूसरी है मेयर। चंद्रमा पर दिखने वाले काले गड्ढों के भीतर की सतह को मेयर कहते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम होता है। आपको बता दें, बहुत कम देश हैं जिन्होंने चंद्रमा की हाईलैंड सतह को आर्टिफिशियल तौर पर अपने देश में बनाया है। और अब फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। 28 मई 2020 को मनाई गई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर की जयंती। भारतीय स्वतंत्रता के सिपाही और राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर की 28 मई को 137वीं जयंती मनाई गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारियों में से एक विद्वान, अधिवक्ता और लेखक विनायक दामोदर सावरकर का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। सावरकर को वीर सावरकर के नाम से बुलाया जाता है। आपको बता दें, वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक जिले के भगूर ग्राम में 28 मई 1883 को हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बांटे 19,100 करोड़ रुपए। ये राशि 24 मार्च 2020 से लेकर के अभी तक किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है। इस योजना से फिलहाल देश के 9.55 करोड़ किसान परिवारों को लाभ हुआ है। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने हाल ही में कहा कि इस दौरान सरकार ने किसानों को बीज उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही रबी फसलों की खरीद भी जोर शोर से जारी है। किसान इस बार बारिश के मौसम में 34.87 लाख हेक्टेयर जमीन पर चावल बोएंगे। भारत और इजराइल ने कोविड-19 के निदान हेतु संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की। भारत और इजराइल ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजराइल समकक्ष के दृष्टिकोण के अनुरूप दोनों देशों के बीच चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ साथ इजराइल में आपूर्ति लाइनों पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में भी चर्चा की थी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया। महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 की रोगियों के लिए कर सकती है। आपको बता दें, सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने आधिकारिक क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून लागू करने का निर्णय किया है। यानी इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है, ताकि रोगियों को अस्पतालों की मनमानी से बचाया जा सके। विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन अप्रैल 2020 के दौरान 65.2% घटकर 3.137 MT हो गया। अप्रैल 2020 के लिए विश्व इस्पात संघ मासिक कच्चे इस्पात की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2019 पे 9.021 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात उत्पादन की तुलना में अप्रैल 2020 के दौरान भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन 65.2% घटकर 3.137 मिलियन टन हो गया है। आपको बता दें, इस कमी के पीछे प्रमुख कारण देशव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन जो 25 मार्च 2020 को लगाया गया है, जिसमें कोविड-19 शामिल है। आपको बता दें, विश्व इस्पात संघ हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन करेगी। सरकार ने वापसी करने वाले श्रमिकों को बीमा और एक नौकरी सुरक्षा योजना प्रदान करने की भी योजना बनाई है। इस घोषणा के दौरान 23 लाख श्रमिक और प्रवासी राज्य लौट आए हैं। प्रस्तावित प्रवासन आयोग प्रवासियों उनके कौशल की जानकारी हासिल करेगा और प्रशिक्षण, रोजगार और ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा। ये पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। उनके साथ ब्राजील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro डे कास्ट्रो अराउजो को भी ये सम्मान मिला है। ये लगातार दूसरा साल है जब ब्राजील के शांति दूत को ये सम्मान मिला है। दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में आभास झा को नियुक्त किया गया। भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति एक महत्वपूर्ण समय पर की गई है जब भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में अम्फान चक्रवात आया। आभास झा दक्षिण एशिया क्षेत्र की आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टीम का नेतृत्व और प्रोत्साहन करेंगे। 20 मई को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। ये 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम वैश्विक व्यापार के लिए माप रहा। उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यवहार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया था। एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई राजकोषीय एकीकरण रोड मैप पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक। 15वें वित्त आयोग की पहली बैठक समिति की राजकोषीय समेकन रोड मैप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। आपको बता दें, नंदकिशोर सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने वित्तीय घाटे के विमुद्रीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय की सिफारिश की है, क्योंकि आरबीआई सरकार का मुख्य ऋण प्रबंधक है। समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि को 6% से 1% करने का अनुमान लगाया। आपको बता दें, नाममात्र जीडीपी FY 2021-22 में 4 से 5% तक बढ़ जाएगा। ए.के. सीकरी ने किया भारतीय व्यक्ति विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. सीकरी इंटरनेशनल जज सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया, जो ई पंचायत के माध्यम से ऑफलाइन और EDR सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी तरह के संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का पहला ई मध्यस्थता और ई कमर्शियलाइजेशन सॉफ्टवेयर पोर्टल प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए धे टीवी। नमस्कार।